चलिए कैपिटल गेन का मैं हूं ना सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले दो वीडियो में हम लोग ने कैपिटल गेन के बेसिक्स को समझा था और साथ ही साथ हम लोग ने बेसिक एग्जाम्शन लिमिट प्लस कुछ कैपिटल गेन्स जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उनको कवर किया था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो कुछ अमेंडेड टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। जो अमेंडेड टॉपिक आया है एग्जाम्शंस वाले पोर्शन में कैपिटल गेन में। नाउ जो अमेंडमेंट वाला पोर्शन है कैपिटल गेन में एग्जाम्शन से रिलेटेड, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्शंस फॉर री इन्वेस्टमेंट इन हाउस सेक्शन 54। ये जो सेक्शन है ये बोलता है कि अगर आपको कोई भी तरह का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, अगर आपको कोई भी तरह का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसको हुआ है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ को हुआ है। और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो हुआ है इंडिविजुअल और एचयूएफ को, ये कैसे हुआ है, रेसिडेंशियल हाउस के ट्रांसफ़र करने से हुआ है। तो अगर मैं कोई रेसिडेंशियल हाउस ट्रांसफ़र करता हूँ और उस रेसिडेंशियल हाउस को ट्रांसफ़र करते वक्त मैंने कोई एक रेसिडेंशियल हाउस ट्रांसफ़र किया है और वो रेसिडेंशियल हाउस जैसे ही मैं ट्रांसफ़र करता हूँ मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर मैं वापस से इन्वेस्ट कर देता हूँ एक घर खरीदने में तो मेरे को एग्जेम्पशन मिलेगा अगर कुछ कंडीशन फुलफिल होता है। मैंने एक बिल्डिंग बेचा, उससे मेरे को एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और मैं वो बिल्डिंग से फिर से एक बिल्डिंग खरीद लेता हूँ जो रेसिडेंशियल पर्पस का होता है। यानी कि बेच जो रहा हूँ मैं बिल्डिंग वो भी रेसिडेंशियल था और जो खरीद भी रहा हूँ गेन होने से वो भी रेसिडेंशियल है, तो मुझे कुछ एग्जेम्पशंस मिलेगा। एग्जेम्पशंस मिलने के लिए मेरे को कुछ कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा। नाउ व्हाट आर दोज कंडीशंस? बोल रहा है कि जो आप नया घर खरीदने वाले थे वो ऑलरेडी आप परचेज कर चुके हो, 1 साल हो गया है, मतलब जिस दिन डेट ऑफ ट्रांसफ़र है उसके पिछले 1 साल पहले ही 1 साल, मतलब डेट ऑफ ट्रांसफ़र से पिछले साल में मैंने उसको ऑलरेडी खरीद लिया है तो मेरे को एग्जम्पशन मिल सकता है। या फिर मैंने विदिन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओल्ड हाउस खरीदा है, मतलब जिस दिन मेरा ओल्ड हाउस ट्रांसफ़र हो रहा है उसके पिछले 1 साल में मैंने नया घर खरीदा है या ओल्ड हाउस ट्रांसफ़र होने से नेक्स्ट 2 ईयर्स में मैंने खरीदा है तो मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा। या फिर अगर मैं खरीद नहीं रहा हूँ तो ये पैसा को मैं यूज़ कर ले रहा हूँ न्यू हाउस को कंस्ट्रक्ट करने में तो मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, अब जो भी हमको एग्जेम्पशंस मिलेगा वो क्यों मिलेगा, आइदर मैं नया घर 1 साल पहले खरीद लिया हूँ ओल्ड घर के ट्रांसफ़र होने से पहले, या फिर मैं जो नया घर वो खरीद लिया हूँ 2 साल के अंदर ट्रांसफ़र होने के अंदर, और मेरा जो कंस्ट्रक्शन है नया घर का वो कंप्लीट हो जा रहा है विदिन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र से 3 साल के अंदर मैंने एक घर को कंप्लीट कर लिया। याद रखिएगा ये जो टाइम जोन है, पिछले 1 साल में आपने खरीदा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में अगर आप खरीद रहे हो 2 साल बाद या 3 साल के अंदर आप खरीद रहे हो तो उस प्रीवियस ईयर में डिडक्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस अनयूटिलाइज्ड अमाउंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास कोई अनयूटिलाइज्ड अमाउंट होता है, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट मतलब मैंने एक घर बेचा उससे मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मैं अगले 2 साल के अंदर एक नया घर खरीदूंगा या अगले 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट करूंगा, तो इस साल तो ये पैसा पड़ा हुआ है ना, तो ये अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है। तो इस अनयूटिलाइज्ड अमाउंट को, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसको टैक्सेबल नहीं करने का तरीका क्या है, एग्जेम्प्ट करने का क्या तरीका है, आप इसको एक अनयूटिलाइज्ड कैपिटल अकाउंट स्कीम में डाल दीजिए। ठीक है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दीजिए, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइल होने से पहले, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कितना का एग्जेम्पशन मिलेगा, जितना आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे या डिपॉजिट करेंगे, विच एवर इज़ लोअर। मान लीजिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ 30 लाख रुपया या फिर मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ 30 लाख रुपए और मेरा गेन हुआ है 10 लाख रुपया, तो मेरे को एग्जाम्पशन मिलेगा 10 लाख तक। बट मैं आपको सच बताऊँ, इस बार आप कैपिटल गेन में जो भी सवाल करेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हल्का सा चेंज रहेगा, वो सम्स मैं ज़रूर करवाऊँगा आपको। और यहाँ पे ये जो पहले एग्जाम्पशन का लिमिट नहीं होता था, अनलिमिटेड आप एग्जाम्पशन ले सकते थे, बट नाउ द एग्जाम्पशन हैज़ अ लिमिट, इट हैज़ बीन अमेंडेड विथ एग्जाम्पशन लिमिट। नाउ व्हाट इज एग्जेम्पशन लिमिट? एग्जेम्पशन लिमिट इज 10 करोड़। आप मैक्सिमम 10 करोड़ जितना ही एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, मतलब सेक्शन 54 में आप मैक्सिमम 10 करोड़ जितना ही एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं।
प्लीज़ ध्यान देखिएगा, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। आप मैक्सिमम कितना एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं? मैक्सिमम 10 करोड़ जितना ही आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो ये वाला आप ज़रूर देखिएगा और समझिएगा। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 10 करोड़ का है, मैक्सिमम 10 करोड़ जितना ही एग्जेम्पशन मिल सकता है। इससे रिलेटेड मैं आपको सम्स भी करवाऊँगा जस्ट इसके एंड सीरीज़ में। फिर ध्यान से देखिएगा, विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशंस। देखिए एक चीज़ और है, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करता तो आप 2 घर में भी परचेज कर सकते हैं। मतलब 2 घर में भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। मेरे को लगता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जून 24 के लिए इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा, इट विल प्ले दिस वाला एंट्री। तो मैं इससे रिलेटेड आपको एक सम्स करवाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कब आपको एग्जेम्पशन जो है वो विड्रॉ हो जाएगा, कब जो मैंने एग्जेम्पशंस आपको दिया है वो विड्रॉ हो जाएगा? अगर मैं नया घर सोल्ड कर देता हूँ विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ कंप्लीटेशन और कंस्ट्रक्शन। जब मेरे को घर कंप्लीट हुआ कंस्ट्रक्शन होने से या फिर मेरे पास आया, वहाँ से 3 साल के अंदर अगर मैं घर को बेच देता हूँ तो जो मुझे अर्लियर एग्जेम्पशन मिला था वो विड्रॉ हो जाएगा, और जितना अमाउंट मेरे को एग्जेम्पशन मिला था वो नया घर के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से फ्यूचर में कम हो जाएगा। आर वी थ्रू विद दिस? मान लीजिए मैंने कोई एक नया घर खरीदा जिसमें मैंने एग्जेम्पशन क्लेम किया था 30 लाख, ठीक है। मान लीजिए घर का दाम है 70 लाख जिसमें से मेरे को एग्जेम्पशन मिला था 30 लाख का। आर वी थ्रू विद दिस? अब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, ये 70 लाख का घर फ्यूचर में 80 लाख में बेच दिया विद इन 3 years। तो मैंने ख़रीदा था भले ही 70 लाख में, तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 70 लाख नहीं, जितना मेरे को एग्जेम्पशन अर्लियर मिला था उससे रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि 70 लाख बाई 30 दैट इज़ कितना लाख? 40 लाख मेरा कॉस्ट माना जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एग्जेम्पशन फॉर री इन्वेस्टमेंट इन लैंड, अगर मैं बात करूं देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ एग्जेम्पशन फॉर री इन्वेस्टमेंट इन लैंड, सेक्शन 54B। प्लीज़ ध्यान से फोकस होके समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगर कोई भी तरह का कैपिटल गेन किसी इंडिविजुअल को हो रहा है, देखिए ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, यहाँ पे बोल रहा है कोई भी तरह का कैपिटल गेन किसी इंडिविजुअल या HUF को हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को। अगर मैं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफ़र करके कोई भी तरह का कैपिटल गेन लेता हूँ और उस कैपिटल गेन को मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ कोई भी एग्रीकल्चर लैंड खरीदने में, तो मेरे को डिडक्शन मिलता है। लेकिन कंडीशन क्या है? मैं नया लैंड खरीद लेना चाहिए 2 साल के अंदर फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ ओल्ड लैंड। और मैंने वो जो ओल्ड लैंड है उसको एटलीस्ट 24 मंथ यूज़ किया है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, तो मुझे एग्जेम्पशन मिलने का अधिकार पूरी तरह से है। जो भी कभी अनयूटिलाइज्ड अमाउंट रहेगा वो डिपॉजिट हो जाएगा। और दूसरा तरफ सेम है विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशंस जो मैंने ऊपर आपके साथ डिस्कस किया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जो इन एग्जेम्पशंस की तरह आता है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, सेक्शन 54EC। सम्स के पर्सपेक्टिव से इस एग्जेम्पशंस का भी ध्यान दीजिएगा। जिस तरह आप सेक्शन 54 का ध्यान दिए हैं उसी तरह आप कोशिश करिएगा कि आप इसका एग्जेम्पशन का भी ध्यान देंगे। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स बहुत सिंपल सा बात है। अगर आपको कोई भी तरह का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, क्यों कैपिटल गेन हो रहा है? बिकॉज आप सोल्ड कर रहे हैं एक लैंड और बिल्डिंग को और वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर उस बेचने से जो भी तरह लैंड एंड बिल्डिंग को बेचने से जो भी आपका कैपिटल गेन हुआ है उसको आप इन्वेस्ट करते हो कोई स्पेसिफाइड एसेट बॉन्ड्स में। जो इशू कौन करता है? NHAI, REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, और एनी अदर बॉन्ड नोटिफाइड बाय CG। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि जो नया एसेट आप परचेज कर रहे हो ट्रांसफ़र डेट से 6 महीना के अंदर परचेज कर रहे हो, और जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इन ईयर ऑफ ट्रांसफ़र एंड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट एक्सीड 50 लाख। बोलने का मतलब है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये ईयर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज़्यादा, 50 लाख से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? वही सेम अमाउंट इन्वेस्टेड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। ध्यान रखिएगा ये सब जगह पे कोई भी तरह का लिमिट पे स्पेसिफाई नहीं हुआ है। सेक्शन 54 एंड 54F में ही 10 करोड़ का लिमिट स्पेसिफाइड है। अगर ये आपने ये एसेट को बेच दिया विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, जो भी अमाउंट एग्जेम्प्ट हुआ था अर्लियर वो टैक्सेबल हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ सेल। मतलब अगर आप विद इन ईयर
उसके पूरा होने से, नोटिफाइड होने से पहले आप अगर उसको बेच देंगे तो क्या देखा जाएगा कि अगर आप उसको 5 साल के अंदर ही बेच दिए, मतलब आप 5 इयर्स वाला बॉन्ड लिए तो उसको 5 साल के अंदर ही बेच दिए, तो जितना एग्जेम्प्ट हुआ तो जिस साल आप बेच रहे हैं उस साल वो टैक्सेबल हो जाएगा। बोलने का मतलब है ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से नहीं घटेगा। फिर आता है सेम चीज़, यहाँ पे भी एकदम सेम फंडा है, आप गो थ्रू करिएगा, इसमें भी कोई भी तरह का चेंजेस नहीं है। याद रखिएगा यहाँ कोई भी टाइप ऑफ कैपिटल गेन है और एनी कैपिटल एसेट है, और एक्चुअल में आप इसका जो पोर्शन है वो पूरी तरह से सेम है। फिर आप आ जाइए सेक्शन 54F में। सेक्शन 54F जो है वो बेसिकली डील करता है इन्वेस्टमेंट इन हाउस से। बोलने का मतलब है, मान लीजिए मेरे को कुछ गेन हुआ है, ठीक है, मान लीजिए मेरा कोई भी तरह का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, और अगर मेरा कोई भी तरह का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरे को क्यों हो रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड। देखिए सेक्शन 54F, सेक्शन 54F क्या बोलता है, पहले हम आपको एक चीज़ समझाते हैं। सेक्शन 54F बोलता है कि एक व्यक्ति को एग्जेम्पशन मिलेगा, एक व्यक्ति को एग्जेम्पशन मिलेगा अगर कोई भी तरह का उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। अगर एक व्यक्ति को किसी भी एंगल से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, और उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे हो रहा है, क्योंकि वो ट्रांसफ़र कर रहा है कोई कैपिटल एसेट को। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आप किसी भी तरह से एक कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं, वो कैपिटल एसेट कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप एक कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी कैपिटल एसेट हो सकता है, बट ध्यान दीजिएगा रेसिडेंशियल हाउस छोड़ के, क्योंकि अगर मैं एक घर ट्रांसफ़र करके घर ले रहा हूँ तो मेरे को एग्जेम्पशन मिलेगा 54 में। लेकिन अगर मैं कुछ भी ट्रांसफ़र करके, घर छोड़ के कुछ भी ट्रांसफ़र करके घर लूँगा तो मेरे को एग्जेम्पशन मिलेगा 54F में। तो 54F में मेरे को एग्जेम्पशन तभी मिलेगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर मेरा नेट सेल कंसिडरेशन, अगर मेरा नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट किया जा रहा है या परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक रेसिडेंशियल घर को, और आपको एग्जाम्पशन तभी मिलेगा अगर आप कुछ कंडीशन फुलफिल करेंगे। कुछ कंडीशन मतलब क्या क्या कंडीशन, आपने नया घर ले लिया है विद इन 1 ईयर बिफोर द डेट और विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। ध्यान से समझिएगा, जिस दिन मेरा पुराना घर बिक रहा है, पुराना घर बोल रहा हूँ, जिस दिन मैं अपने कैपिटल एसेट को बेच रहा हूँ, कैपिटल एसेट बेचने से 1 साल पहले ही मैंने एक नया घर ले लिया है, या फिर कैपिटल एसेट बेचने से 2 साल बाद मैंने एक नया घर ले लिया है, तो मेरे को डिडक्शन मिलेगा। या फिर मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया नया घर का विद इन 3 ईयर्स, और जो भी तरह का अनयूटिलाइज्ड अमाउंट उस साल का हो रहा है उसको मैं जैसे ही कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालूंगा मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ध्यान से समझिएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी 54F का एग्जेम्पशन लेगा उसमें ध्यान देना है कि एसएससी के पास, एसएससी डज नॉट ओन मोर देन 1 रेसिडेंशियल हाउस, एसएससी डज नॉट ओन मोर देन 1 रेसिडेंशियल हाउस। मतलब ये एग्जेम्पशन आपको कब मिलता है, अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हो और उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करके आप क्या लेते हो, घर लेते हो, तो ही आपको एग्जेम्पशन मिलता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं एक घर ट्रांसफ़र करके घर लूँ तो मेरे को एग्जेम्पशन मिलता है 54 में, लेकिन अगर मैं कोई भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करके घर लेता हूँ तो मेरे को एग्जेम्पशन मिलता है 54F में। ध्यान से समझिएगा, फॉर्मूला क्या है एग्जेम्पशन निकालने का, फॉर्मूला ये है कि आपका जो एग्जेम्पशन होगा वो निकलेगा कैसे, आपको क्या करना होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इनटू करना पड़ेगा अमाउंट इन्वेस्टेड एंड डिपॉजिट डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन आप करेंगे तो आपका एग्जेम्पशन आ जाएगा। तो एग्जेम्पशन कैसे आएगा बोलिए, एग्जेम्पशन कैसे आएगा, आप क्या करेंगे, आप लेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसको इनटू करेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड एंड डिपॉजिट्स बाय नेट सेल कंसिडरेशन करेंगे तो आपका एग्जेम्पशन आ जाएगा। आर वी थ्रू विद दिस? आई होप यू आर क्लियर इन दिस पोर्शन एंड दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 54F। अगेन मैं ध्यान से बता दूं, मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको 10 करोड़ रुपया जितना ही मिलेगा,
इससे ज़्यादा आप एग्जाम्शन क्लेम नहीं कर सकते। मैक्सिमम 10 करोड़ का एग्जाम्शन ही आप क्लेम करेंगे। इससे रिलेटेड भी मैं आपको आज ही इसी वक्त सम्स करवाऊंगा एंड आई होप आप उस सम्स को एंजॉय करेंगे जहाँ पे एग्जाम्शंस वाले पोर्शंस है और अमेंडेड वाले पोर्शंस है। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्शंस है, जैसे कि अगर ये जो सीरीज़ है वो एक्सक्लूसिवली एक CMA बेस्ड को फॉलो करते हुए बनाया जा रहा है, तो ये जो सीरीज़ मतलब सब नहीं, स्पेशली मैं अभी जो बोल रहा हूँ उसमें ये इन्वेस्टमेंट इन SMA आपको पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी जितने भी एग्जाम्शन है एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैचेस में मैं बता देता हूँ, ये सब आप सिर्फ और सिर्फ MCQs के तौर पे करिएगा, उससे ज़्यादा आप इससे टाइम वेस्ट मत करिएगा। नेक्स्ट आता है स्लम सेल। स्लम सेल का मतलब तो आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। स्लम सेल का मतलब होता है कि जब हम एक एसेट नहीं पूरा एक एंटिटी ही बेच डालते हैं। तो अगर मैं पूरा एक एंटिटी, एक अंडरटेकिंग पूरा ही बेच डालता हूँ तो मेरा यहाँ इंडिविजुअल एसेट्स का दाम और प्राइस का बात ही नहीं आता है, इसी को बोला जाता है स्लम सेल। तो ये अगर स्लम सेल हो रहा है तो ध्यान रखिएगा, स्लम सेल में किसी भी तरह से इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। नो इंडेक्सेशन बेनिफिट, आपको किसी भी तरीका से इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर मैं बोलता हूँ कि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? पहला बात, स्लम सेल जब भी निकालना होगा हमेशा मान के चलिएगा देयर विल बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इफ़ इट एक्सीड्स 36 मंथ्स। अगर आपका अंडरटेकिंग 36 मंथ्स के बाद ही बिक जा रहा है तो आपका वो पूरा अंडरटेकिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। और आप इस स्लम सेल को कैसे निकालेंगे? इसमें आप लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जितना में बिक रहा है उससे लेस करेंगे नेटवर्थ को, उससे आप लेस करेंगे क्या बताइए? नेटवर्थ को। भैया ये नेटवर्थ कैसे आएगा? मैं बोला नेटवर्थ निकालने का तरीका बहुत कैजुअल है। नेटवर्थ इज इक्वल टू क्या? नेटवर्थ इज इक्वल टू आप बुक वैल्यू लेंगे एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स का। यू आर गोइंग टू टेक द बुक वैल्यू ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स एक ऐसा एसेट्स है जो डेप्रिशिएट नहीं होगा, उसका बुक वैल्यू लेंगे। क्वेश्चन में अगर आपको रीवैल्यूएशन करके भी अमाउंट दिखाएगा तो आप रीवैल्यूएशन वाला वैल्यू नहीं लेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू लेंगे नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स का, इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड। प्लस कर देंगे WDV ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, माइनस कर देंगे बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। ये जो नेटवर्थ आएगा इसको आप अगर माइनस करेंगे कंसिडरेशन से तो आपका आ जाएगा नेट, आपका आ जाएगा कैपिटल गेन, आइदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सेक्शन 50C तो मैंने फर्स्ट ही क्लास में प्रॉपर वे में आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप आपको वो अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट पोर्शंस में याद रखिएगा एडवांस मनी फॉरफिट भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और ये एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडवांस मनी फॉरफिटेड। नेक्स्ट पेज में मैं अगर आपको बोलूँ तो कैपिटल गेन में ही इतना तक ही रहा। कैपिटल गेन अगर आप यहाँ तक मेरे 3 रिवीजन वीडियोस को फॉलो करेंगे, पहला रिवीजन 1 घंटा का था, दूसरा 30 मिनट का था और अभी करीब करीब 20 मिनट का है। और नेक्स्ट विदिन 15 मिनट्स मैं आपके साथ एक अपलोड करने वाला हूँ कैपिटल गेन पे सम्स, 3-4 सम्स, वो भी करीब करीब 30 मिनट्स का रहेगा। तो अगर आप ये ढंग से करेंगे तो आपका प्रॉपर तरीका से 2 घंटा 20 मिनट में कैपिटल गेन पूरा समाप्त हो जाएगा। ट्रस्ट मी, इतना कर लिए ना आप, एग्ज़ाम में आपका कैपिटल गेन का हर एक सम्स बन जाएगा। थैंक यू सो मच।